तो संविधान का, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास क्रम। अब ये संविधान का हिस्सा है। जब सबसे पहले संविधान शुरू करोगे तो यही आता है ना, संवैधानिक विकास का क्रम। अब संविधान का जो संवैधानिक विकास होता है, मतलब कानून, संविधान मतलब तो आप लोग समझते हो, है ना। संविधान मतलब क्या होता है? कानूनी दस्तावेज। कानूनी एक दस्तावेज है जिसके आधार पे क्या करते हैं, शासन का संचालन होता है। सारी चीज़ें आप लोग नोट्स बनाते चलना, जैसा लिखूंगा उससे ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिनॉप्सिस बनेगा पूरा आप लोगों का, कंप्लीट बनेगा, ठीक है, छूटेगा कुछ चीज़ नहीं। तो शासन का संचालन कानूनी दस्तावेज के हिसाब से होता है, जो कानून बना हुआ है उसी के हिसाब से बनता है ना, तो उसी को बोलते हैं कानून, संविधान बोलते हैं। अब संविधान जो बना, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, है ना, संवैधानिक विकास। हाँ 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 हाँ, मैथ्स बस के लिए, हाँ ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 1600 से, ठीक है, 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात ये कंपनी जो है बनी ब्रिटेन में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापारिक कंपनी है, व्यापारियों का समूह जो है वो बनाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और वह चाहता है कि पूर्व देश के साथ हम लोग व्यापार करें। पूर्वी देश मतलब भारत, इंडोनेशिया, ये है ना, जहाँ पे मसालों की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो लोग व्यापार करने के लिए किसके पास जाते हैं? कोई भी देश में, जैसे हम लोगों को बाहर जाना है, विदेश है ना, तो विदेश में जाने के लिए हमको भारत देश से परमिशन मांगना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ये लोग क्या किए कि ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ है ना, एलिजाबेथ के पास जाते हैं और परमिशन मांगते हैं, ठीक है। तो एलिजाबेथ से परमिशन लेंगे, और एलिजाबेथ जो है महारानी जो है, ये 1600 की बात ही है, 15 वर्षों के लिए इनको देती है एकाधिकार, पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार 15 वर्षों के लिए मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसको एक्सटेंड करते हैं। ये जो पूर्वी देशों में, मतलब इंडिया को ही मान के चलना, इंडोनेशिया और इंडिया दो थे जहाँ पे मसालों की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे वो लोग व्यापार करने के लिए आए तो क्या हुआ कि उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब मसाला बेचने के बाद पुर्तगाली वास्को डी गामा जब आया था तो उसको 60 गुना ज़्यादा व्यापार फ़ायदा हुआ, है ना, जब वापस गया तो वो क्या किया कि उसके बाद जो है वो और लोग आए, है ना, और फिर यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करना शुरू किए। तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में डाला अपना, और उसके बाद जो है लगभग 100 साल तक अकेले राज किए पुर्तगाली, व्यापार किए। तो बहुत जगह पे पूरे देश भर में फैक्ट्रियाँ स्थापित करते गए। अब फैक्ट्रियाँ जो है वो टेंट की तरह जो है वो स्थापित होती थी। शुरू में टेंट गाड़ते थे, उसके बाद धीरे से उसको और ईंट वगैरह करके उसको घर टाइप का छोटा सा बना लेते थे, है ना, झोपड़ टाइप का। फिर उसको घर, कारखाना, बड़ा फैक्ट्री, और फिर वो पूरा क्षेत्र जो है पूरा उनके कब्जे में आ जाता था, ठीक है। और उसके बाद फिर शासन चलाना शुरू कर देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आई, जब 1600 में, तो वो भी धीरे धीरे टेंट से शुरू करके पूरा कारखाना स्थापित करना शुरू कर दी, और पूरा कब्जा जो है वो पूरा उनका हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटेन की थी, शक्तिशाली थी, इसलिए पुर्तगालियों को, डच को, फ्रांस को, डेनिश को, सबको पराजित कर चुकी थी ये। और उसके पश्चात अकेले जो है व्यापार इन्हीं का पूरा स्थापित हो गया था इंडिया में, अकेले स्थापित, मतलब सबको हरा चुकी थी, है ना। अब व्यापार कौन करेगा? तो हम ही करेंगे, पूरा अरब सागर पे, हिंद महासागर पे हम ही करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी नाविक सेवा जो है वो, नेवी जो है वो श्रेष्ठ है, ठीक है।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस प्रकार से व्यापार करेगी। अब क्या होता है कि ये लोग ना व्यापार करते 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 1757 में प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं, आपको पता है 1757। यहाँ पे ये क्या जीतेंगे, प्लासी का युद्ध। प्लासी का मतलब है बंगाल जीत गए। उसके बाद 1764, बहुत सुंदर, बक्सर का युद्ध है ना, बैटल ऑफ बक्सर, ये भी जीत जाते हैं। इस प्रकार से ये लोग भारत पे क्या करते हैं, साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं भारत पे, है ना। बक्सर का युद्ध जीत गए, प्लासी का युद्ध जीत गया, तो बंगाल पूरा एक हो गया उनका। बंगाल के साथ साथ बक्सर का हो गया, तो अवध वगैरह वाला क्षेत्र जो है ना, और बिहार उड़ीसा ये सब पूरा क्षेत्र इन्हीं का हो गया। तो अब ये लोग सब शक्तिशाली हो गए। अब जैसे शक्तिशाली हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीत रही है, ये सारी चीज़ों को लड़ाई कौन जीत रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे ये लोग ना गवर्नर नियुक्त करते थे, गवर्नर नियुक्त करते थे हर प्रांत में। जैसे बंगाल में एक गवर्नर, बंगाल जो है मतलब बिहार उड़ीसा पूरा कंप्लीट था एक, है ना, तो बहुत बड़ा प्रांत था। और वैसी जो है मद्रास और मुंबई जो है वो भी बड़ा प्रांत है, एक प्रांत है ना। तो यहाँ पे जो है मद्रास है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे बंगाल बिहार उड़ीसा है, ठीक है। तो ये सब पे पूरा जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया है सब पे पूरा। अब उससे पहले ये लोग कर्नाटक, यहाँ पे पहले कर्नाटक यहाँ पे हुआ करता था, तो कर्नाटक को पूरा जीत जाते हैं आंग्ल फ्रांसिस युद्ध करके। मैसूर युद्ध करके जो टीपू सुल्तान हैदर अली को हराते हैं तो मैसूर को जीत जाते हैं। मराठों को हराते हैं तो ये पूरा क्षेत्र जीत जाते हैं, है ना। पंजाब सिख को हराते हैं तो पूरा ये वाला क्षेत्र पूरा जीत जाते हैं ये लोग। अवध में जो शाह आलम वगैरह द्वितीय वगैरह है ना, और मुगल बादशाह हैं उनको हराते हैं तो पूरा ये क्षेत्र जीत जाते हैं। तो कुल मिला के 1857 क्रांति से पहले दिल्ली को छोड़ के पूरे जगह पे ब्रिटिश राज्य हुकूमत जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत जो है स्थापित हो गया पूरे क्षेत्र पे। अब जब स्थापित हो गया तो इनके जो गवर्नर नियुक्त होते थे, यहाँ पे गवर्नर मुंबई में, यहाँ मद्रास में जो है वो गवर्नर, यहाँ बंगाल में जो है वो गवर्नर, सब जगह गवर्नर स्थापित किए, ठीक है। अब गवर्नर जो स्थापित करते थे ना, तो ब्रिटिश जो क्राउन थी, जो ब्रिटेन में बैठी थी, जो एलिजाबेथ है ना, या जेम्स पंचम वगैरह जो बैठे थे, उनको ना बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं थी। वो लोग क्या किए थे कि तुम व्यापार करने के लिए वहाँ जाओ, लेकिन इतना पैसा हमको दे देना, बस इतना पैसा टैक्स के रूप में हमको दे देना भाई, ठीक है। तो धीरे धीरे जब कब्जा बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ा, है ना। लेकिन जब टैक्स बढ़ा ना तो ये लोग ना पूरा टैक्स देते नहीं थे ब्रिटेन में, ये लोग पूरा भारत पे ही अपना ही राज कर रहे थे। गवर्नर जो है पैसा खा रहे थे, जो अधिकारी थे वो पैसा खा रहे थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, जो आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव, जो 1857 ये इस युद्धों के समय रहता है ना, बक्सर के युद्ध के समय। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, उसके ऊपर ना घोटाले का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का आरोप रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर। और उसके ऊपर आरोप सिद्ध भी हो जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है। वो जो है मानहानि का दावा करेगा, लेकिन आरोप सिद्ध हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात वो क्या करेगा, वो बाद में देर समय होगा तो बरी भी हो जाएगा, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अपमानित लगता है ये सब उस समय कि वो आत्महत्या कर लेता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। मतलब ब्रिटेन जाने के बाद वो आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पे अब कंपनी समझ गई थी कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, कंपनी के अधिकारी। ये लोग कंपनी के नाम से निजी व्यापार कर रहे हैं, कंपनी के नाम से क्या कर रहे हैं, निजी व्यापार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ACCL है, कोयला है ना, कोयला में कोई कर्मचारी है जो ऑफिसर है वहाँ पे, ACCL में ही ऑफिसर है, ठीक है। अब कोयला पूरा खदान जो है सेल्स वाले का है ना, सेल्स वाला जो रहता है वहाँ पे ऑफिसर, वो उसको बेच सकता है ना, और उसके बाद बिल चढ़ाएगा, जो जो लेंगे, जो कानूनी रूप से होगा वो बिल देगा पूरा सबका। लेकिन पूरा उसके पास तो पूरा उसके हिस्से में खदान आ जाता है ना, जैसे सेल्स में कोई ऑफिसर है उसके हिस्से में, है ना। तो वो क्या करेगा कि निजी अपना कमीशन ले लेके वो दूसरे लोगों को बिना बिल के ही क्या कर रहे हैं, व्यापार करा रहे हैं। ऐसे तो कोयला व्यापारी बढ़ते हैं ना, कैसे बढ़ते हैं कोयला व्यापारी, ब्लैक में ही तो बढ़ते हैं पूरा, है ना। तो इसी प्रकार से ये लोग करना शुरू किए, रॉबर्ट क्लाइव करना शुरू किया, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो करना शुरू किया, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन के आता है ना, मतलब हर जगह पे गवर्नर बैठा रहे हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर है। रॉबर्ट क्लाइव कौन है, बंगाल का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव
बंगाल का गवर्नर, इसके पश्चात बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल। किसको बना देते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब शुरू में तो ये बंगाल का गवर्नर था पहले, लेकिन बाद में इसको बंगाल का बना दिए, गवर्नर जनरल बना दिए। और गवर्नर जनरल का मतलब ये है कि उसका प्रभुत्व जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। गवर्नर जनरल मतलब प्रभुत्व उसका बढ़ गया, कि अब जो है मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। ये लोग गवर्नर ही हैं, मद्रास के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर, लेकिन ये व्यक्ति क्या बन गया? बंगाल में जो बैठेगा गवर्नर जनरल, तो वो बड़ा बन गया, ठीक है। तो ये लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, ये लोग रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी नाम से जो भ्रष्टाचार है, उन सारी चीज़ों को सुनने के पश्चात, भ्रष्टाचार की वजह से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा क्या किया गया कि अब वो लोग कोशिश किए कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पास करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब नियंत्रण करने के लिए। किसको नियंत्रण करने के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए हम लोग एक्ट पास करते हैं, ठीक है। तो अब से संवैधानिक विकास का जो क्रम है ना, वो शुरुआत यहाँ से होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग संवैधानिक विकास का क्रम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। कि ये जो संवैधानिक क्रम है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे 1773 के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ लेंगे 1786 का एक्ट पढ़ लेंगे। 1786 से भी पहले पीट्स का इंडिया एक्ट है, इसको पढ़ लेंगे दूसरा, यहाँ पे लिख लेना दूसरा। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। फिर 1793 का चार्टर एक्ट। हाँ, अब ये चार्टर एक्ट लगातार पढ़ेंगे, है ना, चार पढ़ेंगे। तो एक जो है वो क्या हो जाएगा, ये कैसे हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर। एक बार, कई बार नेट वगैरह के भी पेपर में आया हुआ है, या बिहार यूपीएस वगैरह में, कि चार्टर एक्ट कितने प्रकार के थे, ठीक है। तो कितने प्रकार के थे, मतलब कितने थे? चार थे ये चार्टर एक्ट। कितने थे? तो 4 से चार्टर, 4 से 4, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी से शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम शुरू हो जाता है चार्टर एक्ट के बाद, है ना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं इसको हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे बंगाल का गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका मतलब स्पष्ट था कि मद्रास व मुंबई उस समय बम्बई है ना, के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। आ रहा है समझ?
बंगाल, देखो याद होना चाहिए आप लोगों को ना, ये ध्यान रखना, बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। जब नाम दिया गया तो पद जो है वो भी बदल गया, जैसे नायब तहसीलदार या तहसीलदार है ना, तो वैसे ही यहाँ पे गवर्नर जनरल जब बना तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो गवर्नर ही हैं, लेकिन बंगाल वाला क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल, मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो हैं उनको बोला गया कि तुम ना कोई भी फैसला लोगे तो उससे पूछोगे, किससे, इनसे पूछोगे, बंगाल के गवर्नर जनरल से, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, इस एक्ट में कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ठीक है। ब्रिटेन में इससे पहले प्रीवी काउंसिल जो है वो फैसले लेती थी, ब्रिटेन का जो कोर्ट था वो फैसला लेता था, तो यहाँ पे बोला गया कि एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। तो 73 में ये प्रावधान रखा गया, 74 में सुप्रीम कोर्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। 1774 में कहाँ पे बना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज थे, कितने जज थे, 4 जज थे, जिसमें एक प्रमुख था और 3 जो हैं वो अन्य थे, है ना। तो प्रमुख जो चीफ जस्टिस जो था उसका नाम क्या था, चीफ जस्टिस, बहुत सुंदर, एलिजा इम्पे। जो चीफ जस्टिस था उसका नाम था, लिख लेना आप लोग, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे या एलिजा इम्पे जो भी है ना, ये एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस हैं ये। 3 जने और का नाम पूछता नहीं है, लेकिन लिख लिए रहो, लिखोगे तो। 3 अन्य जो थे उनके नाम थे चैम्बर, लीमेस्टर और हाइड, जॉन हाइड नाम थे उसका, जॉन हाइड। ये 3 लोग और थे। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये बहुत आसान प्रावधान है इसमें, इसको आप लोगों को परेशानी किसी प्रकार की नहीं होने वाली है, ठीक है। एलिजा इम्पे जो है वो इसके चीफ जस्टिस हैं और चैम्बर्स, लिमेस्टर और जॉन हाइड जो हैं वो अन्य सदस्य हैं 3। तो 4 जजों की टीम जो है वो फैसले लेती थी कुल मिला के, ठीक है। आ रहे समझना। अब उसके बाद जो है यहाँ पे इनको, अब देखो भ्रष्टाचार जो है वो किस नाम से हुआ था, मैं बताया कि निजी व्यापार कर रहे थे, है ना। तो निजी व्यापार पे क्या किया गया, प्रतिबंध किया गया, निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही इसके साथ ही और क्या किया गया कि कंपनी के अधिकारी किसी प्रकार का गिफ्ट भारतीयों से नहीं लेंगे, आ रहा है समझ। भारतीयों से किसी प्रकार का गिफ्ट जो है वो कंपनी के अधिकारी नहीं लेंगे। तो नहीं लेंगे, यही तो भ्रष्टाचार हो रहा था ना यहीं पे, है ना। गिफ्ट के रूप में महंगी महंगी चीज़ें दे रहे थे, कोई गिफ्ट के रूप में मकान ही दे देता है, कोई ज़मीन दे रहा है, कोई कार दे रहा है, समझ रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार की चीज़ें आप गिफ्ट वगैरह नहीं लोगे आप, ठीक है। और यही नियम जो है अभी भी अधिकारियों के साथ बना हुआ है, आप देखे होंगे। वैसे तो वो लोग ले लेते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके ऊपर किसी प्रकार का बोलो ना, घड़ी जो है महंगी घड़ी नहीं ले सकते, बाइक नहीं ले सकते, कार नहीं ले सकते, इस प्रकार का गिफ्ट किसी प्रकार का नहीं ले सकते वो लोग, ठीक है। मतलब 25,000 से अधिक का गिफ्ट लिया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो
निजी व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया, तो ये इस प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार से रेगुलेट करने का कोशिश है, नियंत्रित करने का कोशिश है। और किसके द्वारा कोशिश है बताओ, किसके द्वारा बताइए आप? ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, है ना। और किसके ऊपर ये कंट्रोल है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है। मतलब ब्रिटिश ईस्ट, देखो दोनों एक ही है ना, ऐसा लग रहा है, लेकिन दोनों एक नहीं है, लग रहा है एक है करके, एक नहीं है लेकिन दोनों, ठीक है। क्योंकि वो ब्रिटिश क्या है, क्राउन है, महारानी है, और वो जो है वो आदेश दी थी कि तुम व्यापार करो, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इन्हीं के ऊपर क्या कर रहे हैं, अब इन लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्ट याद हो गया। अब देखो इस एक्ट में ना कुछ कमियां थी, है ना, कुछ एक्ट में कमियां थी, तो उस कमी के लिए एक छोटा सा एक्ट और लाया गया, छोटा सा, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इक्यासी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, व्यवस्था का एक्ट, कानून, है ना, ये लाया गया। अब इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में कहा गया कि इसमें सामान्य से, एकदम सामान्य से पॉइंट थे, ठीक है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है, BEI से लिख रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको समझ जाओगे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हटा दें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए कृत्य के लिए उन पर कार्यवाही नहीं कर सकती, कार्यवाही नहीं कर सकती। कौन बोल रहा है? ये नियम बना रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बना है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का ये जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनके वो जो कृत्य कर रहे हैं, किस समय कृत्य कर रहे हैं, अपने सेवा कार्य के, मतलब कार्य जो होता है ना, जैसे 10 बजे से 5 बजे तक काम करना है उसको, है ना। और कोई व्यक्ति जो है पुलिस विभाग में है या सेना विभाग में है, तो उसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी है या अधिकारी है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है किसी प्रकार का फैसला नहीं लेगी, उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से मुक्त रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पे निर्णय लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे नहीं करेगी, हाँ हम लोग फैसला अलग से करेंगे उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट जैसे अभी राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी अगर केस दर्ज होता है, कोई कराना चाहता है, तो उसके कार्यकाल के दौरान नहीं हो सकता। आपने पढ़ा होगा, है ना, कि उसके कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा कि वो जो है वो इतना ज़मीन हड़प लिया, ठीक है, या वो घरेलू हिंसा में लिप्त हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस में, तो वो सारी चीज़ों पे कोई मतलब का नहीं है, उस पर केस नहीं चलेगा। उसके ऊपर फौजदारी मुकदमों में केस चलता है, मतलब क्रिमिनल केसेस चलते हैं, लेकिन वो भी कब चलते हैं, 2 महीने का नोटिस देने के पश्चात चलते हैं। मतलब क्रिमिनल केस मतलब वो किसी को मार दिया, पीट दिया, है ना, किसी का हाथ तोड़ दिया, तो फिर उसके ऊपर केस चलेगा, लेकिन 2 महीने का उसको पहले क्या करेंगे, नोटिस देंगे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति हमारे देश में ऐसे लोगों को बनाते हैं, एकदम बूढ़ा लोगों को बनाते हैं, है ना, बूढ़ा लोगों को बनाते हैं ना। बूढ़ा आदमी क्या करेगा बताओ, तो उस समय जो है राम 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 बस करेगा, है ना। तो वो न किसी को मार सकता, न पीट सकता, न पत्नी से प्रताड़ित, तो वो पूरा जीवन भर हो गया। अब उस उम्र में तो उसको भी मतलब नहीं है ना, उस उम्र में तो वो पत्नी को भी नहीं पीटेगा, अलग से रह रहा है बंगला में एकदम बड़ा सा राष्ट्रपति भवन में। तो कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर कार्यवाही अभी तक न हुआ है, न वो लोग ऐसा कृत्य किए हैं। और फिर राष्ट्रपति पूरा 24 घंटे पूरा सुरक्षा में रहता है, तो वो किसको मारेगा पीटेगा बताओ तो, है ना। वो अपने आप को मक्खी तक को नहीं मार सकता, इतना सुरक्षा में रहता है राष्ट्रपति। बाद में हो सकता है, कार्यकाल खत्म हो गया तो, हाँ वैसे ही, तो बाद में हो सकता है, कार्यकाल के दौरान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों द्वारा कृत्य के लिए उन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट बोल दिया गया, ठीक है। अब
1781 का ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है जो चूक गया था 1773 में, ठीक है। मतलब 1773 में ये भी चीजें लागू हो सकती थी, क्यों नहीं हुई, तो उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसी नाम से बोल रहे हैं कि 73 का ही वो क्या है, कानून है, समझ लो, ठीक है। उसके बाद इसी में बोला गया कि भारतीय जो हैं, भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाए। आ रहा है समझ? अभी भी यही है। अभी भी आर्टिकल 25 नंबर से 28 नंबर तक संविधान के है ना, उसमें क्या बोला गया है, यही चीज़ों की बात की गई है ना, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सभी धर्मों को। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर कोई भी कानून बनाया जाए, वहाँ पे ऊपर नीचे इधर उधर मत हो जाए, है ना, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बड़ा दंगा हो जाता है। तो वो लोग उस समय भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते थे, इसीलिए अभी भी ये बना हुआ है। तो 1771 का सेटलमेंट भी याद हो गया आप लोगों को। पहला वाला 73 बड़ा आसान था, है ना, पहला वाला 73 में रेगुलेट कर रहे थे, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिए, वो जो सबसे प्रमुख चीज़ वही है, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी उसी का हिस्सा है, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो लेकिन 81 में लागू हुआ, इसमें क्या किया गया, धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखना है बोल दिए, है ना, और कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसके लिए भी तुम जो है वो अलग रहो भाई। सुप्रीम कोर्ट हर बार उनको फैसला सुना दोगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो वहाँ से भी अलग। अब क्या हुआ कि पहला वाला ना जो था, कहाँ तक चले गया ये, गायब हो गया ये, चलो इसको छोड़ो। अब जो पहला वाला था ना, जो 1773 का एक्ट, वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक कौन है, इसी का ना गोपनीय रिपोर्ट था। क्या था? गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, आधार पर लाया गया था। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूँ? लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वो एक गोपनीय रिपोर्ट दिया था, सीक्रेट जो है वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि ये लोग, कंपनी के लोग बहुत भ्रष्टाचारी काम कर रहे हैं। तो इसी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के गोपनीय रिपोर्ट के आधार पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो उसको ना वहीं पे 1773 के पास लिख देना, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के गोपनीय रिपोर्ट के आधार पे लाया गया था करके, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो इसको, 1784 का क्या हुआ, पिट्स का इंडिया एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट। देखो ये जो पिट्स है ना, पिट्स है ना, पिट्स का इंडिया एक्ट बोला है। तो ये जो पिट्स है वो है कौन, ये ब्रिटेन का क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर है। और ये जो है वो नियम बना रहे हैं, यही जो है नियम भी बना रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए जो नियम बनाएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या बोलेगा कि ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसे लिख लेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ निदेशक, मतलब डायरेक्टर्स मतलब निदेशक बोर्ड, और नियंत्रण बोर्ड, इसको बोलते हैं निदेशक बोर्ड, इसको नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, अलग किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ निदेशक को अलग किया गया। बोर्ड ऑफ जो निदेशक थे, ये टोटल कितने थे, 24 थे। कितने थे? 24 थे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना, निदेशक नियंत्रण बोर्ड जो बना,
उसमें 6 सदस्य जो है वो रहेंगे। बोले कितने सदस्य? 6 सदस्य यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखना, उसमें 6 सदस्य और बोर्ड ऑफ निदेशक में 24 सदस्य थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना 6 सदस्यों का एक टीम बना। और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड जो बना कंट्रोलर, ऐसा लिखना, नियंत्रण बोर्ड में 6 सदस्य थे, बोर्ड में 6 सदस्य, जिनमें 2 सदस्य बम्बई मद्रास के थे और 4 सदस्य कलकत्ता के थे। 6 सदस्यों की टीम यहाँ पे बनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ निदेशक अलग अलग, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि व्यापारिक कार्यों के लिए है ना, और राजनीतिक कार्यों के लिए दोनों को फिर अलग करेंगे, ठीक है। व्यापार जो है वो अलग करना है और जो है व्यापार क्या बोलते हैं, प्रशासन जो है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट, अगला पॉइंट जो है वो लिखना, इसको ना याद कराना जरूरी है आप लोगों को, है ना, नहीं तो आप लोग ना एक में पूरा उसी को एक कर डालोगे पूरा। कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। प्रशासनिक कार्यों में कौन कौन से थे उसको लिख लिए रहो कि राजस्व, वसूली, सेना संबंधित कार्य, ये अलग है ना, प्रशासनिक कार्य। इनकी जो जवाबदेही थी, इनकी जो ये व्यापारिक जो कार्य है, व्यापारिक कार्य है ना, व्यापार करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। किसकी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अभी व्यापार करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रशासनिक कार्य हैं उसके लिए ही क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन से जो है वो टीम जो है वो करेगी, नियंत्रण बोर्ड जो है वो करेगी, यहाँ पे काम करेगी। तो राजस्व वसूल काम करना है, सेना को किस प्रकार से ट्रेंड करना है या कि कहाँ पे उनको रखना है, ठीक है, कौन सी जगह पे रखना है उनको सेना को, और सेना के खर्च वगैरह जो है वो कौन उठाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से छीन ली गई, ठीक है, क्योंकि ये ना आर्थिक वाली चीज़ें हैं। राजस्व वसूली मतलब भू राजस्व वसूली है ये, ठीक है। भूमि से लगान वसूल करना है, तो लगान वसूलने की जिम्मेदारी जो है वो पैसे वाली चीज़ें हैं। तो पैसे वाली चीज़ें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तुम लोग व्यापार करो, व्यापार कर सकते हो तुम लोग, लेकिन व्यापार करने के लिए भी यहाँ पे नियंत्रण बोर्ड को बैठा दिया गया है इनके ऊपर, है ना। तो ये लोगों के लिए ना अब मुसीबत वाला थोड़ा सा होना शुरू होगा, अब से मुसीबत आएगा, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और था इसमें, पीट्स का इंडिया एक्ट में द्वैध शासन, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया, है ना, द्वैध शासन व्यवस्था। और द्वैध शासन मतलब क्या है कि काम जो है उसका 2 भागों में बंटवारा कर देना, ठीक है। काम का क्या हो गया, 2 चीज़ों में बंटवारा हो गया, द्वैध शासन। तो एक जो है व्यापार के लिए अलग टीम बन रही है और प्रशासन के लिए अलग टीम बन रही है, तो इसी को बोल रहे हैं द्वैध शासन व्यवस्था। तो द्वैध शासन पूछता है परीक्षा में, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से एक्ट के तहत लाया गया। तो ये 1784 का पीट्स का इंडिया एक्ट के तहत लाया गया। याद हुआ, ठीक है। इसको ना जाने से पहले याद कराऊंगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग गाली दोगे मेरे को, क्या क्या बोल दिए सर, पढ़ा दिए, बहुत कठिन कठिन शब्द है ना, कुछ याद हुआ नहीं है, कल से नहीं आएंगे, तो उससे अच्छे इसको याद करा के जाएंगे अपन, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। द्वैध शासन व्यवस्था को याद कर लो, व्यापारिक व प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, ये भी याद कर लो आप लोग, ठीक है। राजस्व वसूली, सेना संबंधी कार्य, इसको प्रशासन वाला जो काम है ना, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में रहता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण बोर्ड, है ना,
तो उसके वहाँ पे रहता था। तो ये आपको याद हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ना 1793 को पढ़ना है ना, लेकिन बीच में ना कॉर्नवालिस आया था। 1786 में कौन आया था? कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस को क्यों जाना जाता है, आपको पता है कॉर्नवालिस को क्यों जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बताओ जल्दी कोई भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो आईएएस का जनक है, आपको पता है कि नहीं? मतलब जो आईएएस शुरू हुआ है ना, वो इसी का देन है, ठीक है। दूसरा, आईपीएस का भी जनक है यही। आईएएस जो है वो शुरू करने का श्रेय इसी को है, आईपीएस शुरू करने का इसी को है। जिलाधीश वाला जो सिस्टम है वही कॉर्नवालिस लेके आता है, ठीक है। तो इसको सिविल सेवा का जनक माना जाता है कुल मिला के। सिविल सेवा का जनक, ऐसा लिख लो इसको, सिविल सेवा का ये जनक है, ठीक है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ये कॉर्नवालिस है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। तो 1786 में ही 1786 का एक्ट बना, 1786 का एक्ट बना, ठीक है, छोटा सा। और इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। कॉर्नवालिस ने क्या रखी? 2 शर्तें रखी, 2 शर्तें रखी। और ये इसमें पहला शर्त क्या था और दूसरा शर्त क्या था? पहला शर्त ये था कि गवर्नर जनरल पर परिषद, परिषद मतलब काउंसिल, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम बनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम बनी थी, वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वो गवर्नर जनरल पे नहीं करेगी, मतलब मेरे ऊपर नहीं करेगी कुल मिला के, ठीक है। कि मेरा जो काम है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा और मैं जो भी काम करूँगा उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले ही बोल दिया कॉर्नवालिस आने के बाद कि परिषद की बातों को मैं नहीं सुनने वाला हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। ये उसका शर्त है, कंडीशन है, उसी शर्त पे मैं बनूंगा, क्या बनूंगा? गवर्नर बनूंगा। अब इसको बनाते भी हैं ना, इसको बनाते भी हैं, तो ये बहुत अच्छा काम भी करेगा। जैसे ये सिविल सेवा का जनक वगैरह है ना, तो ये ना अच्छा काम भी करेगा उस समय। ऐसा नहीं है कि अब बन गया तो मनमानी करेगा, ऐसा नहीं है। कंपनी को बढ़ाने के लिए काम करेगा ये आगे, ठीक। तो ये एक पहला शर्त था। दूसरा शर्त और कठिन रखता है, क्या रखता है? कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ यह गवर्नर जनरल ही रहेगा। मतलब समझ गए? जो सेना का कमांडर है वो भी कौन रहेगा? गवर्नर जनरल ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी कठिन काम हो गया। लेकिन इसको भी ब्रिटेन वाले क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तुम सेना का प्रधान भी तुम ही बन जाओ, गवर्नर जनरल भी तुम ही बन जाओ, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति जो बनता है, राष्ट्रपति हमारे देश में, वो ऐसे ही रहता है कि नहीं, है ना? मतलब वो सेना का भी प्रधान है, राष्ट्रपति, और खुद भी सबसे बड़ा पोस्ट पे है। सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है ना, मतलब नाम मात्र का, लेकिन सबसे बड़ा पोस्ट वही है ना। तो ये दोनों शर्तें आपको याद हुई कि नहीं? 1786 का एक्ट तो याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हमेशा एक प्रश्न आते हैं, आप लोग निकाल के देख लो हिस्ट्री पूरा, हमेशा प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक को बच्चे लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैं पहले बताया ना क्लास में कि हमको पता है इससे आएगा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नहीं, होता है ना ऐसा। जैसे हमको पता रहता है बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आएगा पीएससी में, जैन से आएगा, और हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ते क्या है? जो मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है? एक तो टेबल ऐसा बना देते हैं, और टेबल में इधर गौतम बुद्ध के माता का नाम, इधर पिता का नाम, इधर माता का नाम, पिता का नाम, है ना। क्यों ऐसा करते हैं? अरे यार, एक एक असलगा थे, एक माता पिता उहीश नाम, पत्नी के नाम उहीश, एक का नाम यशोदा है तो एक का नाम यशोधरा है, एक टाइप लग नहीं रहे हैं, तो एक एक लग रहा है,
स्थान भी वही वही लग रहा है, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, अरे ये समझ नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि इसी बस को एकदम रट लें कि भूले मत, उसका जन्म स्थान मत भूले, उसके घोड़े का नाम मत भूले, इसका जन्म स्थान मत भूले। अब हम लोग यही सब चीज में क्या करते हैं, उसका जो बौद्ध दर्शन है उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। होता है ना ऐसा, दर्शन पे नहीं घुसते। अब इस बार पीएससी जो है वो क्या पूछा कि बौद्ध धर्म के जो किताबों के नाम पूछा और कौन कौन सी भाषा के हैं, है ना, इस प्रकार से पूछ दिया। तो कंफ्यूज हो गए बच्चे कि अरे यार ये कौन सा भाषा का था, ये प्राकृत था कि पाली था कि संस्कृत था कि क्या था कि सिंहली था। तो ये ना हम लोग अंदर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अभी ना व्यापम या पीएससी ना परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार नहीं कर रहे हैं पेपर कि प्यून का पेपर है तो एकदम सरल दे दें, ऐसा नहीं तैयार कर रहे हैं। उसके पास जो प्रश्न है वही प्रश्न दे रहे हैं वो। अब वो प्रश्न कहाँ से ला रहे हैं, वो राजस्थान पीएससी से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, समझ रहे हो, वहाँ से वो जो क्वेश्चन आते हैं उसको उठा के ले आता है। और आपको लगता है कि वो हरिराम के बुक को पढ़ता होगा करके पीएससी वाले? कोई नहीं पढ़ते हैं। प्रशासन तो खुद ही बुक लॉन्च करते रहती है हर समय, आप देखते भी होंगे प्रशासनिक प्रतिवेदन वगैरह, और प्रशासन का बहुत सारा बुक और बहुत सारे विमोचन कर रहे हैं वो लोग किताब, और कलेक्टर लोग भी किताब लिख रहे हैं जनजाति के ऊपर, जिला के ऊपर, है कि नहीं। तो वो सब बुक जो है पीएससी के पास पड़ा रहता है, तो उसी बुक से छांट छांट के वो लोग देते हैं क्वेश्चन। आ रहे ना समझ। तो क्वेश्चन जो है बुक से, इसी नाम से कोचिंग के बुक से नहीं आता। तो अब देखो 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट, ठीक है, ये ना पहला चार्टर है ना, ये क्या है, चार्टर एक्ट। और यहाँ पे जो चार्टर एक्ट है इसमें सबसे पहले तो बोल दिया गया कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के एकाधिकार को क्या किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया। 20 वर्षों के लिए क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो अब यहाँ पे जब बढ़ाएंगे तो अगला एक्ट जब कब आने वाला है, 1813 में आने वाला है कि नहीं। तो ये पहला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो 20 वर्ष ऐसे ही बढ़ते ही है ना। अब देखो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन, वेतन कंपनी के कर्मचारियों को चाहिए, है ना, तो वो कौन देगा बोल रहा है, कौन देगा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है कि भारत के राजस्व से जाएगा। कहां से जाएगा, याद हुआ। देखो ये वाला तो एकदम आसान है, इसमें एक ही चीज याद रखना है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसका वेतन वो लोग नहीं देंगे, कौन देगा, तो भारत में जहाँ पे वो लोग हैं वही राज्य के लोग देंगे, ठीक है, उसी राज्य के लोग। बंगाल में अगर हैं वो लोग तो बंगाल के राजस्व से जो है वो इनको वेतन जाने वाला है। आ रहे समझ। तो ये बहुत ही गंदा कानून बना था, ये वाला जो कानून है ये तो बहुत गंदा कानून बन गया है ना, और धीरे धीरे ये हमेशा के लिए लागू भी हो गया ना, ये हमेशा के लिए लागू हो गया। तो 1793 का चार्टर एक्ट आपको याद हो गया। 1786 का जो बताया कॉर्नवालिस का, वो दो ठो चीज वो भी आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया, एक तो बोला कि गवर्नर जनरल ही कमांडर रहेगा, सेनापति रहेगा, याद हो गया, सेनाध्यक्ष बन गया, है ना। और एक तो जो है वो क्या बोला, हाँ, मतलब किसी प्रकार का इंटरफेयर जो है वो नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर, है ना। तो वो दोनों चीज आपको याद हो गया एकदम अच्छे से, हुआ कि नहीं। 84 का पिट्स का इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर देता है, पृथक कर देता है, ठीक है, अलग अलग कर देता है और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू करता है। तो ये इस नाम से इंपॉर्टेंट है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है पहली बार जो लाया गया वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट लाया गया नियंत्रण यही करना है करके, है ना, पूरी नियंत्रण उसके ऊपर करना है। दूसरा बोला कि बंगाल का जो गवर्नर है वो अब बड़ा गवर्नर बन गया पूरे क्षेत्र का, तो उसको बोलोगे तुम गवर्नर जनरल। अब मद्रास में जो बैठता है और मुंबई में जो बैठता है वो गवर्नर कहलाएंगे, और साथ में ये लोग रिपोर्ट करेंगे किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को।
तो ये इसका एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के उसका जज का नाम याद करो और मत करो, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है, व्यापम पूछ सकता है, इसलिए आपको लिखवा दिया हूँ मैं 3 और 4 नाम। और एलिजा एम्पेस सबको याद है ना, और 3 ठो का नाम को भी सब अब याद कर ही लो कि उसका लिमेस्टर है, चैम्बर्स है, हाइड है, ऐसा करके तो याद हो जाएगा। अब यहाँ तक 1773 तक तो याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। 1773 के बाद और आसान हो जाता है, और आसान। अब 20 साल के लिए बढ़ाया गया था वहाँ पे 1793 के बाद, है ना। तो 20 साल कब आएगा? 1813। तो 1813 का चार्टर एक्ट, अब ये 4 चार्टर एक्ट है, तो ये कौन सा एक्ट है? दूसरा नंबर का एक्ट है ना। 1813 का चार्टर एक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान है, इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, समाप्त किया गया। इसका मतलब समझाओ मेरे को आप लोग, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त, इसका मतलब बताओ जल्दी। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर, उसी को भी लिखवाएंगे। तो कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली बोलते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि एक कंपनी जाके एलिजाबेथ को बोल रही है, एक कंपनी पूरा बन गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एलिजाबेथ मैडम को बोली कि मैडम हम लोग पूर्व में देश में भारत में व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बोली ठीक है तुम इतना पैसा दे दो। तो वो बोली कि नहीं हम लोग एकाधिकार चाहते हैं, मोनोपोली। तो वो बोली उसके लिए और पैसा दे दो। तो मोनोपोली क्या है कि एक ब्रिटेन की कंपनी ही जो है जाएगी भारत और वही व्यापार करेगी, दूसरी कंपनी वहाँ पे नहीं जाने वाली है। आ रहा है समझ? दूसरी कंपनी को हम लोग अब नहीं भेजेंगे, जब तक तुम रहोगे तब तक तुम ही रहोगे। तो जब 1600 में आई थी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तब से एकाधिकार था उसका, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद दूसरी कोई कंपनी व्यापार यहाँ पे इंग्लैंड की कंपनी नहीं की है। आ रहा है समझ? और उसके बाद यहाँ पे बोली कि 1813 में कि व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब जो एकाधिकार है उसको समाप्त किया गया, ट्रेड मोनोपोली को। तो एक चीज और ध्यान देना कि इसको समाप्त किया गया, लेकिन चाय के साथ व चीन के साथ मोनोपोली एकाधिकार बना रहा, एकाधिकार बना रहा। मतलब समझ रहे हो, जितने भी गुड्स थे, है ना, और जितने भी सर्विसेज थे, बहुत सारे थे, हजारों गुड्स हैं, सामान है, वस्तु हैं, ठीक है। तो सब के साथ जो एकाधिकार था वो सब समाप्त हो गया, केवल 2 बचा हुआ था, 2 सामान। 2 सामान चाय और चीन का जो व्यापार होगा उसको बोला कि तुम ही करोगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करोगे, और बाकी जो वस्तु और सेवाएं जो हैं उनके व्यापार बाकी कंपनी को मैं दे दूंगी। आ रहा है समझ? आसान है एकदम। तो जब परीक्षा में आएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, बच्चे लोग कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। जब परीक्षा में आता है कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो उत्तर आएगा 1813, यही आता है उत्तर, ठीक है। अब बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1833 में भी एक फैक्ट है, और 1833 में बोला गया है कि जो चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार था ना, इसको भी समाप्त किया गया। ये प्रश्न में उत्तर है, मतलब, है ना। अब जब प्रश्न आया कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, नहीं 33 में पूरी तरह खत्म हुआ। अब अपने से वो लोग दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, अपने से। जब तक नहीं बोला जाता है कि पूरी तरीके से समाप्त कब किया गया, तब तक 1833 नहीं लिखना है। और जब बोला गया कि कब समाप्त किया गया, तो केवल क्या लिख दोगे? ये आप लिख दोगे, ठीक है। 5 मिनट बस और रुकना ना। अब देखो, चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उसके साथ इसी एक्ट के तहत बोला गया कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रबंध बजट में तय किया गया, चार्टर एक्ट वाला, इसमें कि शिक्षा के लिए
1,00,000 रुपए, पहली बार ऐसा हुआ कि 1,00,000 रुपए की व्यवस्था की जानी चाहिए, किसके लिए? केवल शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ये इसी एक्ट के तहत हो रहा है, इसी एक्ट के तहत। तीसरा चीज क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट, तीसरा चीज इंपॉर्टेंट, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार की छूट। मतलब समझ लो, ईसाई जो धर्म प्रचारक थे वो लोग यहाँ पे आएंगे, पादरी लोग आएंगे, नन लोग आएंगे, और वो लोग जो हैं वो अपने धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, ठीक है। अपने स्कूल कॉलेज तो वहाँ पे खुलना शुरू हो गए थे, है ना। तो स्कूल कॉलेज सब में उसके बाद ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी करेंगे। तो ये लोग जो हैं पहली बार ऐसा नियम बना कि ईसाई धर्म प्रचारक प्रचार कर सकते हैं, पहली बार नियम बना, ठीक है। और उसी के बाद इस प्रकार के नियम भी आर्टिकल 25 से 28 में शामिल हुए हैं हमारे संविधान के, कि कोई भी किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि नहीं, हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन धर्म परिवर्तन किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसमें है? हाँ, धर्म के लिए ये खोल सकते हो आप, संस्थान वगैरह भी खोल सकते हो, और सरकार से जो है वो ट्रस्ट के रूप में मतलब अनुदान भी ले सकते हो, ग्रांट वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है आर्टिकल 25 से 28 में की गई। तो ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार की छूट मिली, शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए का प्रबंध किया गया, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया गया। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 1813 का, ठीक है। तो ये याद हुआ कि नहीं हुआ? याद, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर कल पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा बोल दोगे। 1833, ठीक है, का चार्टर एक्ट। अब 1833 का समय जो है वो किस नाम से था? 1833 जो है वो विलियम बेंटिक का था। किसका था? विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक कौन था? विलियम बेंटिक कौन था? गवर्नर था। उसने क्या किया था? ठीक, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय की भाभी जो है वो सती हो रही थी, है ना, तो वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसीलिए उसका ध्यान जो है सती प्रथा पे जाता है कि उसको पहले बैन करना जरूरी है। भाभी जो है वो सीता में खुद चले गई, है ना, तो घर में कुछ होता है इस प्रकार का, तो वो फिर ज़्यादा ध्यान में जाता है, दूसरे के साथ कुछ हो जाए, है ना, दूसरा मरता है तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे का एक्सीडेंट हो गया, इधर हम लोग बाइक भगा रहे हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन घर वाले का कभी किसी का होता है तो फिर उसका ध्यान चले आता है, तो फिर वो उस दिन से जागृत हो जाता है, जाग जाता है कि मेरे को भी अब मदद करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो उसी प्रकार का चीज़ यहाँ पे भी हुआ था। ब्रह्म समाज की बाद में स्थापना करते हैं। तो विलियम बेंटिक यहाँ पे आएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करेगा 1833 में। इसको कल लिखवाऊंगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पढ़ के आना। विलियम बेंटिक जो है और राजा राम मोहन राय, तो विलियम बेंटिक को देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। अब उसके बाद जो है विलियम बेंटिक जब आएगा, तो विलियम बेंटिक जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल तो है, लेकिन अब उसको बना दिए भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। क्योंकि बोला गया कि पूरा बंगाल जो है वो, अब पूरा बंगाल जो है क्या हो गया? राजधानी हो गया, पूरा केंद्र बिंदु हो गया, पूरा भारत का केंद्र बिंदु हो गया। तो सभी गवर्नर अब इसके अंदर आ गए। अब गवर्नर जब इसके अंदर आ गया तो बंगाल बस थोड़ी, ये तो पूरा भारत के गवर्नर इसके अंदर आ गया, तो ये कहलाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो अब प्रश्न कैसे आता है, देखो कैसे प्रश्न आता है। जो पहले प्रश्न कैसे आता था, बोला पहला प्रश्न, एक प्रश्न बनता था कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वहां पे अब देखो, अब देखना क्वेश्चन कैसे बनता है ना, आप लोग बताना मेरे को। बंगाल का पहला गवर्नर, ये पहला प्रश्न बना, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। एक प्रश्न और बनता है इसी में, बंगाल का अंतिम गवर्नर। उसके बाद जो है वो बनता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। सब प्रश्न का उत्तर बताते जाना मेरे को, ठीक है। फिर आता है
भारत का पहला गवर्नर जनरल, और उसके बाद आता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, उसके बाद आता है भारत का पहला वायसराय। इतना प्रश्न बनता है, ठीक है। ये प्रश्न आ चुके हैं, आप लोग देखोगे कभी भी घटना वटना चक्र में, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था बताओ, अब बताओ कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ही पहला था, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही तो बनेंगे, है ना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, अभी उसको बताएं, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहां पे लिखा है बंगाल का अंतिम गवर्नर बोला है, अंतिम गवर्नर, ये कौन है? रॉबर्ट क्लाइव तो पहला था, बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, यही तो बना ना। उसके बाद उसी को क्या बना दिए? बंगाल का बना दिए, है ना, गवर्नर जनरल बना दिए उसको। तो ये जो है वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अब बताओ अंतिम गवर्नर जनरल, जल्दी बताओ। बंगाल का अंतिम, बंगाल बोल रहा हूं ना, बंगाल का ही, अभी कैनिंग तक तो पहुंचेगा ही नहीं, है ना, कैनिंग तो भारत वाला हो जाएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? बहुत सुंदर, हाँ यही तो विलियम बेंटिक है, देखा ना, विलियम बेंटिक, बहुत सुंदर। अब ये बेंटिक जो है, इसी को क्या बना देंगे? भारत का गवर्नर जनरल बना देंगे, है ना। अब उसके बाद पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब बताओ, अब ये कैनिंग आएगा, है ना। अब पूछेगा भारत का पहला वायसराय कौन है? ये भी कैनिंग, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों से बनना चाहिए, ये सामान्य प्रश्न में आता है ना अभी भी। और क्यों बनाया गया, ये सब सारी चीजें समझना कि ये छोटा क्षेत्र है, बंगाल का गवर्नर, सब जगह गवर्नर बैठे हैं। कलकत्ता से वो जो है वो, उसको पहले कलकत्ता से, ये सॉरी ब्रिटेन से जो है वो नियंत्रण हो रहा है, समझ लो, है ना। तो पहले हर राज्य में केवल गवर्नर बनाए, फिर बोले कि नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं और बाकी गवर्नरों के उनको उसके अधीन हो जाएंगे, ठीक है। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना दिए विलियम बेंटिक को, बोले कि अब भारत का पूरा भारत क्षेत्र का गवर्नर बनेगा भाई ये, तो इसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिए। फिर बोले कि नहीं, अब पहला वायसराय बनाएंगे, वायसराय सीधा ब्रिटेन क्राउन का क्या है? चेला है ये। ब्रिटेन क्राउन जो है इसको सीधे जो है रिपोर्ट कर, मतलब ये सीधे रिपोर्ट करता था कहाँ? क्राउन को, ठीक है, ये सीधे ब्रिटेन क्राउन को रिपोर्ट करता है, तो इसको वायसराय बोल दिया गया। आ रहा है ना समझ? तो ये वाला पॉइंट तो आप याद करके आ जाना। इसके साथ जो है वो आप लोग जितना एक्ट पढ़े हैं उसको एक एक बार और रिवाइज करके आ जाना, ठीक है, पढ़ के आ जाना। नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे जितना है ना 1909 तक हम लोग कम से कम, या 1919 तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। 1909 या 1919, 35, तो 35 तक तो है ही, है ना, 47 तो अभी काम का है नहीं, तो 35 तक अगर कल हम लोग कर लिए, याद करना थोड़ा सा टफ होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो कल करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू।